नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी बात कर रहे हैं। यहां पर बड़ी खबर की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का बड़ा आरोप लगा है और इसे लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। मंत्री गणेश जोशी ने पिछले 15 साल में 36 लाख रुपए बतौर विधायक तनख्वाह ली, लेकिन 5.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई है। एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस को शिकायत के साथ जांच की मांग की है। विकेश नेगी ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट विजिलेंस को भेजे गए हैं वो आरटीआई से जुटाए गए हैं। 2022 में जब गणेश जोशी ने चुनाव लड़ा तो करीब 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में दिखाया, जबकि पत्नी के अकाउंट में 90 लाख रुपए बताए गए। वहीं चुनाव में करीब 29 लाख रुपए खर्च हुआ जो डॉक्यूमेंट विजिलेंस को भेजे गए हैं। उनमें मंत्री गणेश जोशी के परिवार के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें जमीन लीज पर लेने, जमीन दान करने, सिडकुल की जमीन को पार्टनरशिप में लेने जैसे गंभीर शिकायतें हैं। सिडकुल की शिकायत उस वक्त की गई है जब मंत्री गणेश जोशी उद्योग मंत्री थे। विकेश नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आपको बता दें कि पुष्कर धामी को भी इसकी कॉपी भेजी है। प्रधानमंत्री को भी इसकी कॉपी भेजी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी इसकी कॉपी भेजी है और जांच की मांग की है। साथ ही बता दें कि गणेश जोशी साल 2007 से विधायक हैं और पहली बार मार्च 2021 में तीरथ रावत सरकार में मंत्री बने। इसके बाद फिर धामी सरकार में भी मंत्री बने और 2022 में बनी धामी सरकार 2 में मंत्री हैं। विकेश नेगी का कहना है कि अगर विजिलेंस ने जांच आगे नहीं बढ़ाई तो कोर्ट जाएंगे। इन्होंने जो प्रॉपर्टीज दिखाई हैं 5 करोड़ की है और इनको टोटल जो अभी तक 15 साल में जो वेतन मिला है वो मिला है 36 लाख का। इसके अलावा इन्होंने 2022 में अपना हलफनामा दिया है, उसमें दिखाया है इनके अकाउंट्स में 1.25 करोड़ के करीबन, वाइफ के अकाउंट में 90 लाख। अब सवाल ये उठता है पूरे 15 साल में 36 लाख इन्होंने कमाए और खर्चा इतना दिखा दिया, 5.5 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये शिकायत हमने फिर विजिलेंस को करी है। अब विजिलेंस अगर इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो हम फर्दर इसमें कोर्ट जाएंगे। वहीं मंत्री गणेश जोशी के मामले में कांग्रेस भी हमलावर है। प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा जोशी का कहना है कि मंत्री गणेश जोशी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और खुद मुख्यमंत्री से मामले में जांच की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। भी नैतिकता किसी पे है तो निश्चित रूप से जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके की सूचनाएं गणेश जोशी जी के बारे में प्राप्त हुई हैं उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी लेना चाहिए। और माननीय गणेश जोशी जी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के खिलाफ करते हैं। अगर उन पर नैतिकता है और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और जांच के लिए, स्वयं जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी की सफाई आई है। गणेश जोशी ने बयान जारी करके कहा कि मैं 1985 से राजनीतिक जीवन में हूं, 4 बार से विधायक, 2 बार से मंत्री हूं और सभी चुनावों के शपथ पत्र में अपनी आय और पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। गणेश जोशी ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप निराधार है और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। चुनाव से पहले सैन्य धाम के उद्घाटन पर पानी फिरता दिख रहा है क्योंकि काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी बात से नाराज मंत्री गणेश जोशी ने इंजीनियर को जमकर खरी खोटी सुनाई। गणेश जोशी ने कहा कि इंजीनियर को कहा कि होश में रहकर बात किया कर। गणेश जोशी ने कहा कि इंजीनियर को डांटते हुए कहा कि पता है आचार संहिता लगने वाली है, दिमाग खराब हो गया है क्या। वहीं गणेश जोशी सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी पर भी भड़के और निदेशक को सस्पेंड करने के लिए कहा। मंत्री जी ने कहा है कि उसे ब्रिगेडियर किसने बना दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डॉक्टर ने कहा डॉक्टर जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जो भैया कॉमन सेंस नहीं है, किसी ने दिया उसको ब्रिगेडियर उसको। ये सब
तू कहाँ है? चल हम तेरा रिप्लेस करवा देंगे अभी हो सकता है इनॉग्रेशन के टाइम। मैंने मॉर्निंग बोला आपको, मैंने भी जब कहाँ है? आपने बोला देखते हैं। देहरादून में बीजेपी विधायक महेश जीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महेश जीना म्यूनिसिपल कमिश्नर गौरव कुमार को धमकाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून के नगर निगम दफ्तर का है, जिसमें ठेके की को लेकर बहस हुई थी, जिससे नगर निगम कर्मचारी नाराज हैं और बुधवार को सफाई काम को ठप रखेंगे। आरोप है कि सहसधारा ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के टेंडर का यह मामला है और टेंडर नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक जीना ने अभद्रता की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कांग्रेस ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फाइल तो तेरे को बतानी पड़ेगी भाई। कैसे नहीं बताएगा? क्यों बाहर कर रहा है इसको? मैं तो यही पूछने आया ना कि क्या रीजन है। तो वो रीजन को ठेकेदार बताएगा क्या? तो गाली दोगे? तो किसने नहीं करता गाली? क्या गाली नहीं करता? और गाली नहीं करेगा? कैमरा लगा चेक कर ले। ठेकेदार फाइल तुमने दिखानी है, ठेकेदार को दिखाना है। देहरादून नगर निगम में म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ तल्ख भाषा में बात करने पर बीजेपी विधायक महेश जीना ने अपना पक्ष रखा है। विधायक का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का काम सवाल पूछना है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नगर निगम के ठेके में उनके बेटे का जो नाम जोड़ा जा रहा है वो गलत है। नहीं, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हर जगह आप देख ही रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को, अगर पटवारियों को ये बोला जाए कि जनता के अनुसार काम करे, तो वो भी बोलते हैं कि हम विधायक को देख लेंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे। ऐसे ही अब ये संघ वाले भी कहेंगे कि आप हम मतलब हमें कुछ कहोगे तो हम हड़ताल कर देंगे। तो ये तो इनका लगातार ब्लैकमेलिंग वाला रवैया इनका लगातार चलता है। इसका मतलब ये है कि हम जो जनप्रतिनिधि है खाली एक यहाँ पर विधानसभा में घूमने के लिए विधायक नहीं बने। बेटे का नाम कहीं भी है तो मैं अगले दिन रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो कमिश्नर को बोलो कि वो खुद अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। पड़ोसी राज्य में 4 और नए मंत्री बनाए जाने पर उत्तराखंड में भी विधायकों की नजर कैबिनेट एक्सपेंशन पर लगी हुई है। उत्तराखंड में कैबिनेट की 4 सीटें खाली हैं। विधायक खजान दास का कहना है कि उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार जरूरी है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा संगठन और हमारा केंद्रीय नेतृत्व आपस में डिस्कस करके जल्दी से जल्दी विस्तार करेंगे। ये मुझे आभास भी हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्री परिषद का विस्तार हुआ, उसी के निमित्त यहाँ पर भी हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है। कभी तो सरकारी काम का जब वैसे ठप होने वाला 5-7 दिन बाद, तो इस समय उसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे दिखती नहीं है। हाँ, इसके बाद निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रोग्राम अब महिला केंद्रित कर दिए हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम से लेकर लाभार्थी सम्मेलन में पार्टी के केंद्र में महिलाएं हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड में तकरीबन 50% महिला वोटर है और इस वोट बैंक को कैश कराने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा भी मुस्लिम महिलाओं को आगे कर यूसीसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही मैराथन और स्कूटर रैली के जरिए प्रदेश भर में महिलाओं को आगे किया जा रहा है। मुख्य रूप से जितनी भी योजनाएं उत्तराखंड के में बनी हो, केंद्र में बनी हो, वो महिला प्रधान योजनाएं रही हैं। महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करना, सशक्त करना, जो मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। नारी बंधन का विषय हो, अभी लोकसभा के अंदर इतना बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है, उससे संबंधित विषय हों और महिला समूह के विषय हों, इन सारे विषयों के माध्यम से अधिक से अधिक बहनों को जोड़ सकें, तो जागरण के कार्यक्रम भी पार्टी के द्वारा सामने चलेंगे। महिलाओं का कहना है कि देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। इसीलिए महिलाओं की जिम्मेदारी है कि जनता को उसका महत्व बताया जाए। और राजनीति में भागीदारी जो हमें
33% की जो भागीदारी जो हमें मिली है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पूरे भारतवर्ष में एक नारी शक्ति का एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारा पारित, उसके तहत एक मैसेज देना चाहते हैं कि राजनीतियों में महिलाओं की भागीदारी जो बराबर आने वाले समय में बराबर होगी। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और आज बीजेपी ये जानती है कि यूसीसी से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम कुछ ऐसे फैसले हैं जो महिलाओं की नब्ज से जुड़े हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उसे भुनाने का पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का आनंद लेने चोपता पहुंचे पर्यटकों के लिए बर्फ ही मुसीबत बन गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी के चलते वो ओखीमठ चोपता गोपेश्वर रोड पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई थी। ऐसे में कई पर्यटक बर्फबारी के चलते चोपता में ही फंस गए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की टीम सड़क को दुरुस्त कर पर्यटकों को निकालने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि चोपता में 20 से 25 पर्यटक फंसे हैं। रोड पर फिसलन होने के चलते गाड़ियों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हो गई। देखने तो बर्फबारी आए थे हम, लेकिन इतनी बर्फबारी की उम्मीद हमें नहीं थी, इतनी हैवी हो जाएगी। इसलिए हम लोग और हमारी गाड़ियाँ काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं 3 दिन से। हम लोग इधर 3 दिन से फंसे हुए थे। फाइनली जब हमने कॉल किया तो NH की टीम, SDRF की टीम और रुद्रप्रयाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी। इसकी सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में तत्काल रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और यहाँ पर JCB मशीनें जो रोड खोलने के लिए, जो रोड अवरुद्ध था उसको खोलने के लिए JCB मशीनें लगाई गई। चक्राता से खबर है। चक्राता त्यूणी रोड पर तीसरे दिन बहुत कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। आपको बता दें कि बर्फबारी के चलते 3 दिनों से रोड नहीं खोल सकी थी। 3 दिन तक रोड से बर्फ हटाने का काम चलता रहा और मंगलवार को भी दिन भर बर्फ हटाने के बाद रोड को खोला जा सका। हालांकि लोखंडी के पास क्षेत्र में सफर करना अभी भी मुश्किल भरा हो सकता है। चलो उत्तरकाशी में झाला से गंगोत्री तक हाईवे पर दलाली से भैरव घाटी तक बर्फ जमी हुई है। इसके चलते गंगोत्री हाईवे चौथे दिन भी नहीं खुल पाया। हाईवे पर सुक्की टॉप से झाला तक आवाजाही बहाल हो गई है, लेकिन झाला से गंगोत्री तक हाईवे पर भारी बर्फबारी होने से हाईवे बंद है। इस हिस्से में बर्फ हटाने के लिए BRO की मशीनें और श्रमिक मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। इस काम के लिए BRO ने 2 व्हील लोडर, एक डोजर, एक JCB मशीन लगाई है। लंबे समय से फुटबॉल बने पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज को फिर से मूल परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी है। यही नहीं, मूल परिसर को बनाने वाली कार्यदायी संस्था से वसूली की कवायद भी शुरू हो रही है। साल 2011 में पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गया था, लेकिन बीते 13 सालों से ये तय नहीं हो पाया था कि आखिर कॉलेज को संचालित कहां से किया जाए। लेकिन अब शासन ने इंजीनियरिंग कॉलेज को मूल परिसर में शिफ्ट करने का फरमान जारी किया है। नए फरमान के मुताबिक मढ़ में बने इंजीनियरिंग कॉलेज में ही अब इसे संचालित किया जाएगा। मढ़ में बने इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाने में 16 करोड़ की धनराशि खपाई गई है। भारी भरकम धनराशि लगाने के बाद भी पूरा परिसर ही कुछ सालों में खंडहर में तब्दील हो गया है। जो कार्यदायी संस्था जो काम कर रही थी, जिसने अगर उसमें जिस तरह की अनियमितताएं थी उन पे वसूला जाए, पैसा भी उनसे वसूला जाए और तथा वहाँ पे ही भवनों का निर्माण किया जाए, वहीं पर चलाया जाए। तो इसके लिए हाई लेवल पर डिसीजन हुआ है। 16 करोड़ की बर्बादी को जायज ठहराने के लिए कुछ समय के लिए मढ़ में कॉलेज संचालित भी हुआ था, लेकिन लैंडस्लाइड जोन में बने कॉलेज में न पढ़ना संभव हो पाया, न ही पढ़ाना। ऐसे में बीते 5 सालों से GIC परिसर में ही कॉलेज संचालित हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर हुई करोड़ों की बर्बादी का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा है। कोर्ट के दखल के बाद इस पूरे मामले की जांच भी हुई। स्थायी कैंपस नहीं होने से बीते सालों में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को खासा नुकसान हो चुका है। बच्चों के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस हो रहा है, उसके लिए विश्वविद्यालय बहुत सीरियस है और
काफ़ी समय से मैंने सरकार के जो संबंधित अधिकारी हैं और विभागीय मंत्री जी से भी इस बारे में बात की और सबका एक सकारात्मक प्रयास है कि ये जल्दी अपने मडदुरा कैंपस में शिफ्ट हो जाए और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। कभी इधर तो कभी उधर के हालात झेल रहे इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थायी कैंपस मिले, ये हर कोई चाहता है, लेकिन वर्तमान बिल्डिंग में कॉलेज संचालित करना नामुमकिन सा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिन अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों की बर्बादी का खेल खेला गया, उन पर आखिर कब और कैसे कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।